जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के निर्वाचन आयोग की बात करेंगे और निर्वाचन आयोग में आज हम देखने वाले हैं जो निर्वाचन आयोग की संरचना और गठन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम जो है आयोग को कुल 5 प्रकार से पढ़ रहे हैं, जिसमें सामान्य परिचय के बाद संवैधानिक प्रावधान के बाद नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं संरचना और गठन, और नंबर 4 पर पढ़ने वाले हैं किसी भी आयोग की शक्ति एवं कार्य की बात करेंगे, और नंबर 5 पर पढ़ने वाले हैं अन्य तथ्य। तो इसके पहले के दोस्तों हम वीडियो में जो है इसका सामान्य परिचय और संवैधानिक प्रावधान की हम बात कर चुके हैं, और आज हम बात करने वाले संरचना एवं गठन की बात करेंगे। तो किसी भी आयोग को दोस्तों हम कुल 5 प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो आज जो भारत का निर्वाचन आयोग है हम उसमें पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर का पॉइंट, और उसमें है संरचना एवं गठन। तो निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। निर्वाचन आयोग ये भारत का निर्वाचन आयोग है या केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। इसमें हम पढ़ने वाले हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा संरचना एवं गठन की बात करेंगे। संरचना एवं गठन। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं किसी भी आयोग की संरचना किस प्रकार से है, उसमें कितने सदस्य है, बहुसदस्यीय है या एक सदस्यीय है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, गठन कौन करता है, इसका विधि नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो इन सब बातों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संरचना एवं गठन में देखेंगे संरचना एवं गठन। तो संरचना एवं गठन में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, हमें याद रखना है, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसकी प्रकृति कैसी है, आयोग की प्रकृति। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आयोग की प्रकृति कैसी है, तो ये याद रखना है पहले नंबर पे आयोग की प्रकृति कैसी है। तो अब इसके पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं प्रकृति की। यह एक संवैधानिक प्रकृति है। इसकी अगर प्रकृति की अगर बात की जाए तो यह संवैधानिक प्रकृति का है, संवैधानिक प्रकृति। और संवैधानिक प्रकृति है इसलिए इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है हम पहले भी बात कर चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। भाग 15 और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और हम इन 324 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है, ये पहले ही बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले संरचना एवं गठन में हम देखने वाले इसकी प्रकृति। देखिए हमने प्रकृति कैसी आ जाएगी, संवैधानिक प्रकृति है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग की प्रकृति है, और ऑप्शन में आपको संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय दे सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ सकता है कि यह कौन से संवैधानिक प्रकृति का है। अब भाग में पूछा जा सकता है तो कौन से भाग में, संविधान के 15 और अनुच्छेद 324 से 329। अब प्रकृति के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है प्रकृति हो जाएगी। अब यह संवैधानिक प्रकृति है तो इसकी स्थापना भी हुई होगी। तो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है इसका स्थापना का, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना में याद रखना है 25 जनवरी स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना है स्थापना का, जो कि 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना के बाद में जो अगला पॉइंट आ जाएगा इसका, स्थापना जब स्थापना हुई है तो इसका मुख्यालय भी होगा दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मुख्यालय जो आ जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो ये भी याद रखना है। सबसे पहले हमने देखी प्रकृति के बाद में उसकी स्थापना कब हुई, स्थापना अगर हुई है तो उसका मुख्यालय भी होगा। तो इसका जो मुख्यालय है कहां पर है, नई दिल्ली में। मुख्यालय के बाद में दूसरा अगला पॉइंट हमें याद रखना है, अगला पॉइंट आ जाएगा मुख्यालय के बाद में इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, नोडल मंत्रालय की बात करेंगे। नोडल मंत्रालय इसका सहायक, इसकी सहायता कौन सा मंत्रालय करता है, तो नोडल मंत्रालय आ जाएगा। नोडल मंत्रालय जो है इसका विधि एवं न्याय मंत्रालय, ये याद रखना है, विधि एवं न्याय मंत्रालय। दोस्तों यहां से जो है सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है निर्वाचन आयोग का नोडल मंत्रालय कौन है, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय, ये भी याद रखना है। नोडल मंत्रालय के बाद में जो अगला पॉइंट आ जाएगा, अगला पॉइंट रहेगा इसका जो है सदस्य कितने होते हैं, इसमें कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य कितने होते हैं, तो ये याद रखना है। इसमें सदस्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर सदस्य की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में एक बहुसदस्यीय संस्था है, वर्तमान की अगर बात की जाए तो बहुसदस्यीय निकाय है या बहुसदस्यीय निकाय है। और इसमें कुल 2+1 सदस्य, 2+1 आ जाएगा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 2+1 है।
2+1 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो है एक मुख्य आयुक्त है, एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है और दूसरे जो है अन्य चुनाव आयुक्त है। तो एक ये याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य के रूप में इसमें काम करते हैं। तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक बहुसदस्यीय संस्था है वर्तमान में। अब दोस्तों इसमें मूल संविधान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, मूल संविधान की अगर बात की जाए, मूल संविधान, तो मूल संविधान में अगर देखा जाए तो मूल संविधान जो है, मूल संविधान में इसमें एक सदस्य हुआ करता था। मूल संविधान मतलब 1950 से लेकर 1989 तक जो है यह एक सदस्यीय निकाय था, एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था। तो क्या हुआ था, मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में क्या था, 1950 से लेकर 1989 तक जो है यह एक सदस्यीय निकाय था। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, इसमें 16 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, 2 अन्य सदस्य। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जो भारत का संविधान जो है, भारत का चुनाव आयुक्त है, यह मूल संविधान में कितने सदस्य थे, तो मूल संविधान में इसमें एक सदस्यीय निकाय था। वर्तमान में कितने सदस्यीय निकाय, तो वर्तमान में बहुसदस्यीय निकाय है, कुल 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य है। तो यह अगर ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना, तो पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना है 16 अक्टूबर 1989 को बना। अब यहाँ पर और आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य सदस्य इसमें बनाए गए। तो इन 2 अन्य सदस्यों के नाम भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे एस धनोआ, आ जाएगा एस एस धनोआ और वी.एस. सहगल। तो ये भी याद रखना है, जो 2 सदस्य जो के नाम याद रखना है कि एस धनोआ और वी.एस. सहगल जो पहली बार जो है अन्य सदस्यों के रूप में आए थे। तो एस धनोआ और वी.एस. सहगल। फिर इसके बाद दोस्तों हमें याद रखना है कि फिर क्या हुआ था, इसके बाद फिर याद रखना है कि जो 1990 में है, 16 अक्टूबर 1990 को क्या है, 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए। फिर 1990 में यह क्या हो गया था, पुनः एक सदस्यीय हो गया था, पुनः एक सदस्यीय निकाय बन गया था, पुनः क्या कर दिया गया था इसको, एक सदस्यीय निकाय। फिर 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी रूप से क्या हो गया था, बहुसदस्यीय, स्थायी रूप से यह बहुसदस्यीय निकाय बन गया था, बहुसदस्यीय निकाय बन गया था। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यहाँ पे कुल सदस्य की अगर बात की जाए तो कुल सदस्य में आ जाएंगे, वर्तमान में तो यह बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 2+1 है, एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य। और मूल संविधान की अगर बात की जाए तो 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से इसमें कुल 3 सदस्य हो गए थे और 2 अन्य सदस्यों में एस धनोआ और वी.एस. सहगल है। अब उसके बाद है 1990 में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या कर दिया गया था, पुनः इसे एक सदस्यीय बना दिया गया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को याद रखना है, स्थायी रूप से जो है यह बहुसदस्यीय निकाय बन गया और अभी वर्तमान में भी यह बहुसदस्यीय निकाय है। तो यहाँ पर हमें इतनी बातें याद रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें सदस्यों की बात कर लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और अन्य सदस्य कौन है और कौन से नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो हम इनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो अब आगे हम देखने वाले सदस्य में हम देख चुके हैं कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आप देखने वाले इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे हम, मुख्य चुनाव आयुक्त में हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहले कौन थे, पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे पहले कौन थे, पहले के बाद में दूसरे नंबर पे कौन थे इसकी भी बात करेंगे। दूसरे नंबर के बाद में एकमात्र महिला कौन है, एकमात्र महिला की बात करने वाले, एकमात्र महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही है। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में की बात करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो सदस्यों में बात करने वाले हैं, जो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले के बाद में दूसरे कौन थे, दूसरे के बाद में एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन रही है और वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में देखेंगे तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं। तो पहले जो है सुकुमार सेन है,
सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो केवी सुंदरम, केवी सुंदरम, तो ये भी याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन थे, केवी सुंदरम। और एकमात्र महिला की अगर बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त में एकमात्र महिला थी वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी जी। तो वीएस रमा देवी जी, तो ये याद रखना है, ये 1990 में बनी थी दोस्तों। 1990 में एकमात्र भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त, एकमात्र और पहली महिला चुनाव आयुक्त है वीएस रमा देवी, जो कि 1990 में बनी थी। और इनके बाद में फिर टीएन शेषन जी को बनाया गया था, टीएन शेषन। इनके बाद में बने थे टीएन शेषन। 1990 में जो है वीएस रमा देवी जी मुख्य चुनाव आयुक्त, एकमात्र महिला और पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी 1990 में। 3 से 4 महीने तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद 1990 में ही टीएन शेषन जी को बनाया गया था। तो ये 1990 से लेकर 1996 तक रहे थे। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त है उनके बाद किसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, तो टीएन शेषन जी को। और वर्तमान की अगर बात कर रहे हैं तो वर्तमान में है सुशील चंद्रा जी है, वर्तमान में है सुशील चंद्रा। तो ये भी याद रखना है, वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा जी है। अब वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा जी। अब इसके बाद अगले हम बात करेंगे तो जो ये 23वें नंबर के है, ये याद रखना है 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि पहले चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन। दूसरे नंबर के कौन है, केवी सुंदरम। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वीएस रमा देवी। वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा जी है। और जो 23वें नंबर की, और ये किनकी जगह पर आए हैं, तो इनका याद रखना है सुनील अरोड़ा की जगह पर बने, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा की जगह पर बने, सुनील अरोड़ा की जगह पर। तो ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य सदस्यों की, बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में अन्य सदस्य कौन है, वर्तमान में अन्य सदस्य के रूप में हम देखेंगे तो अन्य सदस्य की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अन्य सदस्य में 2 सदस्य के नाम याद रखना है, जिसमें आ जाएगा अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे जी है, अनूप चंद्र पांडे। और एक आ जाएगा राजीव कुमार, राजीव कुमार। तो ये याद रखना है, 2 लोगों के नाम याद रखना है। एक आ जाएंगे अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, जो अन्य आयुक्तों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर सदस्यों की बात की। सदस्य के बाद में दोस्तों जो ये सदस्य है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सदस्य के बाद में अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा इनकी नियुक्ति की बात करेंगे। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अन्य सदस्यों की जो अन्य आयुक्त है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर इसमें सलाह किससे ली जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है सलाह ली जाती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अन्य की नियुक्ति। नियुक्ति के बाद में इनकी आयु की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनकी आयु कितनी है, तो इनकी जो आयु दी गई है, इनकी आयु की हम बात करेंगे तो न्यूनतम आयु कितनी है, यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम, और न्यूनतम के बाद में अधिकतम। तो न्यूनतम की अगर बात की जाए तो इनकी जो आयु है, न्यूनतम के बारे में दोस्तों इनकी न्यूनतम आयु के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो न्यूनतम आयु के बारे में नो आ जाएगा। और अधिकतम आयु की अगर बात की जाए तो अधिकतम ये 65 वर्ष तक जो है बन सकते हैं। अधिकतम आयु इनकी 65 वर्ष तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। आयु के बाद में इनकी अगर बात की जाए तो इनकी नियुक्ति हो गई। आयु के बाद में इनका वेतन कितना दिया जाता है, इनको वेतन कितना दिया जाता है, तो इनका वेतन याद रखना है, वेतन है 2.50 लाख या 2.5 लाख रुपए है। और इनका वेतन किसके समान होता है, इनका वेतन जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। तो ये भी याद रखना है, इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन है वो किसके समान होता है, तो ये याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। दोस्तों यहाँ पर अगर वेतन की अगर बात की जाए तो वेतन जो है यहाँ पर और अन्य सदस्यों और मुख्य चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों का जो है वेतन समान होता है, ये याद रखना है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त और इनका जो अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन समान होता है। इनके पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी भी प्रकार का कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इनका वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो यहाँ पर इतने पॉइंट हमें याद रखना है। चुनाव सभी सदस्यों का जो चुनाव आयुक्त समान होता है और अलाभकारी परिवर्तन, पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन के बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनकी शपथ की अगर बात की जाए तो इनको शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर यह भी पॉइंट याद रखना है। शपथ के बाद में जो अगला पॉइंट है हमें याद रखना है, तो शपथ हो गया। शपथ के बाद में ये त्याग पत्र किसको देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र ये राष्ट्रपति जी को देंगे। त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति आ जाएगा। त्याग पत्र के बाद में अगला याद रखना है त्याग पत्र। शपथ राष्ट्रपति आ जाएगा, त्याग पत्र किसको दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं। त्याग पत्र के बाद में इनको हटाना, हटा कौन सकता है, इनको हटाने का जो है हटाना है राष्ट्रपति जी के द्वारा हटा सकते हैं राष्ट्रपति जी। और ये महाभियोग की जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग के जैसी प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग के जैसी प्रक्रिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना है, इन्हें महाभियोग, इनको हटाने के लिए इन पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है दोस्तों, याद रखना है। ये लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा जो है एक स्पेशल बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और यह जो प्रक्रिया है महाभियोग की जैसी प्रक्रिया होती है, और यह प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया और यह सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया, न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है उनके जैसी है। तो ये भी याद रखना है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे, न्यायाधीश के जैसी हटाने की प्रक्रिया। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि इनको जो हटाने की प्रक्रिया है इनके किसके जैसी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसी जो प्रक्रिया होती है वही जो है चुनाव आयुक्तों को हटाने की भी प्रक्रिया होती है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है दोस्तों। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति जी के लिए किया जाता है, ये याद रखना है। उसके जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं लगाया जाता, उसके जैसी प्रक्रिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जा सकता है वैसे ही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अब हटाने के बाद में दोस्तों जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा, हटाने के बाद में आगे हम और देखेंगे क्या है, किस प्रकार से आगे। तो इनको हटाने के बाद में अब हटाने के बाद में जो अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा, हटाने के बाद में क्या इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है, तो पुनः नियुक्ति की बात करेंगे। पुनः नियुक्त, इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है क्या, पुनः नियुक्त में दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो इनको जो है पुनः नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है, इनका पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो अन्य सदस्य होते हैं, जो अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य आयुक्त की अगर बात की जाए तो इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये याद रखना है। अन्य आयुक्त को क्या है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा। पुनः नियुक्ति के बाद इनका कार्यकाल याद रखना है, इनका कार्यकाल कितना है। तो अगर कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल दोस्तों जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले हो, तो ये भी याद रखना है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो तो कार्यकाल याद रखना है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके कार्यकाल का जो वर्णन है संविधान में नहीं लिखा गया, ये भी याद रखना है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 में लिखा गया है, इनका संविधान में वर्णन नहीं है। इसके कार्यकाल का जो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात जो है संविधान में नहीं है, तो ये याद रखना है। अब इनको जो अगर हटाने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनको हटाने के लिए क्या हो जाएगा, यह असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, ये याद रखना है। हटाना मतलब
असमर्थ हो या साबित कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अब कार्यकाल के बाद में इनकी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इनकी रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट किसके सामने रखेंगे, तो रिपोर्ट जो है ये संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी याद रखना है, रिपोर्ट किसके सामने, संसद के सामने रखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है निर्वाचन आयोग की संरचना एवं गठन की पॉइंट वाइज हमने बात की है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति संवैधानिक है। प्रकृति के बाद में हमने देखा कि इनकी स्थापना कब हुई, स्थापना के बाद में हमने देखा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय के बाद में हमने सदस्यों की बात की, सदस्यों के बाद में हटाने की बात की, त्यागपत्र की बात की, शपथ की बात की, अन्य सदस्यों की बात की। इस प्रकार से इसकी संरचना एवं गठन की हमने बात की। दोस्तों अब इसके बाद जो हम देखने वाले, जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, निर्वाचन आयुक्त की हम शक्ति या कार्य की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।